जी हाँ, स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी इस चैनल जे के एग्ज़ाम्स में। आज आप सभी लोगों को पता होगा कि हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स। तो इस वाले सीरीज़ में हम करंट अफेयर्स कर रहे थे। हमने 1, 2 और 3 जनवरी तक ख़त्म किया। आज हम चौथा, पाँचवा और छठा जनवरी का ख़त्म करेंगे। कल से हम एक चीज़ करते हैं। आज हम 4, 5 और 6 को ख़त्म कर लेंगे। कल से हम एक चीज़ कर लेंगे कि हम डेली करंट अफेयर्स रहेंगे। और जो आपका 7, 8, 9 और 10 का है, ये 4 दिन का करंट अफेयर्स, बीच में एक लंबा सा वीडियो डाल के तो ये करवानी। कल से आपका डेली करंट अफेयर्स रहेगा, जो कि क्लास आपका सुबह सवेरे ही अपलोड हुआ करेगा कल से। आज के करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। तो 3 जनवरी का बर्थडे आता है सावित्रीबाई फुले का। इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो इनका 192nd बर्थ एनिवर्सरी थी 3 जनवरी को। तो इनका जो ये था फीचर हुआ था 4 जनवरी करंट अफेयर्स में। अब अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये कौन थी सावित्रीबाई फुले। फुले जो है असल में फूल से निकला हुआ है, माली कास्ट से। ये एक वुमेन थी माली कम्युनिटी से। इन्होंने बचपन में नहीं पढ़ा था, अनपढ़ थी। फिर बाद में इनकी शादी जब हुई तो ये बिलोंग करते हैं सबसे पहले, अगर बिलोंगिंग की बात करेंगे तो महाराष्ट्र सतारा डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते हैं। अब अगर इनके हस्बैंड की बात करेंगे तो ज्योतिराव फुले। दीज टू, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो रहा है फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान। तो आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे तो इनका पुणे जो था वो यहाँ पर इनका बेस रहा है, जहाँ से इन्होंने सारे काम स्टार्ट किए हैं। अब कंट्री का फर्स्ट गर्ल्स स्कूल ओपन किया है सावित्रीबाई फुले ने। तो बाद में जब ये पहले अनपढ़ थी, फिर उनकी शादी जब हुई थी, बाल शादी हुई थी, मतलब चाइल्ड मैरिज हुआ था इनका ज्योतिराव फुले से। लेकिन ज्योतिराव फुले एक अच्छे इंसान थे, उन्होंने बाद में इनको खुद पढ़ाया अच्छे तरीके से। और बाद में इनको एजुकेशन की इंपॉर्टेंस इतनी पता चली तो इन्होंने गर्ल्स के लिए इंडिया का पहला गर्ल्स स्कूल खोला। तो आपको कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंट्री का पहला गर्ल्स स्कूल किसने खोला है? सावित्रीबाई फुले। अगर आपको याद होगा, अगर आप डेली न्यूज़ फॉलो कर रहे होंगे तो इसके बारे में जो आपका वरिष्ठ पत्रिका, जो आपका न्यूज़ रिपोर्टर है, एनडीटीवी से बिलोंग करते थे, आप निकाले गए हैं। तो उन्होंने भी इसके बारे में, सावित्रीबाई स्कूल जो कंट्री का पहला स्कूल था, उसके बारे में एक न्यूज़ रिपोर्ट दर्ज किया है हाल ही के दिनों में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इस चीज़ से भी, क्योंकि एग्जामिनर की नज़र इन चीज़ों पर रहती है। तो आपको ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। अब अगर इनके हिसाब से आगे देखेंगे तो इन्होंने क्या किया। इन्होंने एक मतलब होम बनाए, जैसे कि चाइल्ड होम होता है या ओल्ड एज होम होता है। तो इसी तरीके से इन्होंने बाल हतिया, यानी कि बाल होता है छोटा, हतिया होता है अगर छोटे बच्चे को हत्या किया जाए, तो प्रतिबंधक गिरिया बनाया है। होम फॉर प्रिवेंशन ऑफ इन्फेंटिसाइड, होम फॉर प्रिवेंशन ऑफ इन्फेंटिसाइड सावित्रीबाई के नाम से एक खोला गया था है। तो ये उन्होंने खोला था ताकि इन्फेंटिसाइड को रोका जाए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एडवोकेट किया इंटरकास्ट मैरिज के बारे में भी इन्होंने बातें की है। वो भी आपको जहन में रख के आगे चलना है। अब अगर आगे इसके बारे में बात करेंगे तो इन्होंने एक समाज, जैसे कि आपने बहुत सारे समाज देखे होंगे, आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, प्रथम समाज। तो इन्होंने भी एक समाज बनाया था जिसका नाम था ट्रुथ सीकर सोसाइटी, और हिंदी में अगर देखा जाए तो उसको सत्य शोधक समाज कहा जाता है। ट्रुथ सीकर सोसाइटी, ये आपको मीनिंग भी पता होनी चाहिए, और इसके ओपनिंग भी इन्होंने ही की है। अब इन्होंने पब्लिश किया था एक काव्या फुले के नाम से, यानी कि पोइट्रीज ब्लॉसम्स के नाम से इन्होंने एक कलेक्शन ऑफ पोइट्रीज पब्लिश की थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। सत्यशोधक समाज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में, हमने आते हुए देखा है। तो ये आपको याद होना चाहिए। मूविंग टू द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ द करंट अफेयर्स, यहाँ पर रूल ऑफ लॉ इंडेक्स आता है। जैसे कि आपको ग्लोबल हंगर इंडेक्स आता है, उसमें रैंकिंग होती है हर किसी कंट्री की। तो इसी तरीके से रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 पब्लिश हुआ रिसेंटली। अब इसको पब्लिश कौन करता है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स हर बार निकालता है। और इंडिया की जो रैंक है इसमें, आउट ऑफ 140 कंट्रीज, इंडिया की रैंक जो है 77th नंबर पर है। रूल ऑफ लॉ, ये जो रूल ऑफ लॉ है तो ये कोडिफाइड इन आर्टिकल 14।
आर्टिकल 14 में रूल ऑफ लॉ के बारे में बात की गई है, तो आप वो ये चीज़ भी याद रख सकते हो। यहाँ पर मतलब अगर बात करेंगे तो ये वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा पब्लिश किया जाता है। ये एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक सिविल सोसाइटी है, वही डिफरेंट कंट्रीज को नंबर देती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स वहाँ पर सिटीजन्स के किस तरीके से हो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, कौन सी पाबंदी लगाई जाती है लोगों पे, लोग किस तरीके से आज़ादी से वहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ पर कानून का व्यवस्था किस तरीके से, जुडिशल रिव्यू किस तरीके से, वो सारी चीज़ें इसमें इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं। और उसके बाद एक रैंकिंग होती है इंडिया की, आपको मोस्टली ये याद रखना और ये चीज़ याद रखना, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा ये पब्लिश किया जाता है। इंडिया की रैंक 77 आउट ऑफ 140 कंट्रीज। मूविंग फर्दर, अगर इसके अलावा आगे बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रॉट, अब ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रॉट क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। ये न्यूज़ में हुआ था, ये टर्म आई थी। अब ये क्या है, इज अ वायलेशन ऑफ वंस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बाय एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट एक्टिंग इन ऑफिशियल कैपेसिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी बंदा ऑफिशियल कैपेसिटी में किसी के भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को इन्फ्रिंज करने की कोशिश करता है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रॉट कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको सिंपली ऐसे ही याद होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल एक ऑफिसर है, डीसी है, या मान लो डीएम है किसी एरिया का, या कोई पुलिस वाला है, ऑफिशियल कैपेसिटी में किसी के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को वायलेट करता है, तो वो चीज़ यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रॉट कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं, मोरल आर्ट। मोरल आर्ट के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, मोरल पेंटिंग्स के बारे में सुना होगा, तो इसके बारे में बात करते हैं। ये जो है, ये रिसेंटली क्या हुआ कि वॉल ऑफ पीस, ए ग्रेट वर्क ऑफ मॉडर्न मोरल आर्ट, 700 फीट लॉन्ग बनाया गया एट चेरपुलार सी, केरला में एक जगह है, वहाँ पर हाई सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पर एक वॉल पे, जो असल में समझने की कोशिश करते हैं ये मोरल आर्ट होता क्या है। तो मोरल आर्ट एक आर्ट फॉर्म होती है, 3D पेंटिंग होती है, जो कि किसी भी वॉल पे बनाई जाती है। जैसे कि आपने अपने स्कूलों में देखा होगा, कुछ लिखा हो रहता है स्कूल के दीवारों पे, तो उसको हम मोरल आर्ट कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर वो 3D में बनाया गया है, तब वो मोरल आर्ट या मोरल पेंटिंग्स कहला सकती है। अब यहाँ पर बात करेंगे, रिसेंटली क्या हुआ, एक वॉल ऑफ पीस, वॉल ऑफ पीस कहां पर बनाया गया, केरला में बनाया गया, हाई स्कूल में, कितना, 700 फीट लॉन्ग, जिसमें मोरल आर्ट का प्रदर्शन किया गया, मोरल आर्ट में लिखा गया, उसको वॉल ऑफ पीस के नाम से रिकॉग्नाइज किया गया। ये मॉडर्न मोरल आर्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन सकता है। अब अगर यहाँ पर मोरल आर्ट की बात करेंगे तो आर्ट फॉर्म मेड ऑन ए वॉल और परमानेंट सरफेस, ये आपको पता होना चाहिए कि परमानेंट सरफेस पे जब कोई पेंटिंग या वॉल पे कोई भी चित्रकारिता की जाए तो उसको मोरल आर्ट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अर्लीस्ट सर्वाइविंग मोरल पेंटिंग्स इन इंडिया। अगर हम अर्लीस्ट सर्वाइविंग मोरल पेंटिंग्स की बात करेंगे इंडिया में, तो सबसे पहला नाम हमारे जहन में आता है अजंता एंड एलोरा केव्स का। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो अजंता में क्या है, इसमें फर्स्ट फेज और सेकंड फेज, मतलब 2 फेजेस में बनाई गई है वो पेंटिंग्स, जो कि हमें कार्बन डेटिंग से पता चली हुई है। अराउंड 2 सेंचुरी BC जो बनाया गया था वो फर्स्ट फेज था, और उसके बाद अराउंड 5th सेंचुरी BC बनाया गया। तो अगर आप बात करोगे जो 5th सेंचुरी वाले जो इसमें पेंटिंग्स है मोरल आर्ट, वो पैट्रोनेज करते हैं किनको, वाकाटाकस को। वाकाटाकस एक कम्युनिटी है जिन्होंने रूल किया था साउथ इसमें सेंट्रल इंडिया में। तो आपको ये पता होगा कि अजंता केव्स, जो कि आपको पता होना चाहिए कि वो वाकाटाकस को ये, और इसमें जो फर्स्ट फेज है वो हिंदुइज्म को भी पैट्रोनेज करती है। अब इसके अलावा अगर बात करेंगे तो ओनली आर्ट वर्क विच इज ट्रूली 3 डायमेंशनल, अगर किसी आर्ट वर्क की बात करेंगे तो मोरल आर्ट एक ओनली आर्ट वर्क प्रेजेंट है जो ट्रूली 3 डायमेंशनल होता है। अब अगर इसकी बात करेंगे, इसके अलावा मोरल पेंटिंग्स या मोरल आर्ट कहाँ कहाँ पर हमारे एंशिएंट इंडिया में है प्रेजेंट था। इसके अलावा यहाँ पर अगर देखेंगे तो बाग जो है कि वो कि एमपी मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। बादामी केव्स जो आपने सुना होगा वो कर्नाटका में है। वो हिंदू पेंटिंग्स है, वहाँ पर हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस को वहाँ पर पोर्ट्रेट किया गया है। और इसके अलावा आता है यहाँ पर सितनौसाल, ये जो है ये तमिलनाडु में लोकेटेड है, जो कि जैनिज्म को पैट्रोनेज करते हैं। अब आगे अगर देखा जाए तो कैलाशनाथ टेम्पल जो है, जो कि एलोरा में है, वो महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ये महाराष्ट्र और अजंता जो है, अजंता और एलोरा दोनों महाराष्ट्र में लोकेटेड है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं
रिसेंटली क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ने रानी वेलु नाचियार को रिमेंबर करते हुए कुछ बोला था, तो इसीलिए रानी वेलु नाचियार न्यूज़ में फीचर हुई थी। अब ये रानी वेलु नाचियार कौन है? दिस द फर्स्ट क्वीन, ये फर्स्ट क्वीन टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल पावर, पहली क्वीन मानी जाती है कि जिसने ब्रिटिश के खिलाफ एक जंग लड़ी है। तो अगर इसके बारे में बात करेंगे तो इसको वीरामनगाई भी कहा जाता है तमिल्स के द्वारा। ये तमिल कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, तो इसको वीरामनगाई कहते हैं। अब अगर इसका पूरी तरीके से देखेंगे तो ये कहाँ की प्रिंसेस थी? शी वॉज द प्रिंसेस ऑफ रामानंथमपुरम। और अगर किंगडम की बात करेंगे, कौन सी किंगडम? रामानंद किंगडम से ये बिलोंग करती थी, रानी वेलु नाचियार। इसके बारे में अगर बात किया जाए तो एक ही क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहता है, वो ये रहता है कि मतलब फर्स्ट क्वीन थी जिसने ब्रिटिशर्स के खिलाफ सीधी सीधी जंग छेड़ी थी। तो आपको अगर स्टेटमेंट्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो रामानंथपुरम भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, और रामानंद किंगडम भी आपको याद रखनी है। और फिर से एक बार बोलता हूँ, रानी वेलु नाचियार। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसके बाद क्या आया था। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के बारे में न्यूज़ में फीचर हुआ था। इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं ये क्यों न्यूज़ में था, और आगे जानेंगे कि इसके बारे में क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है। APPU अगर इसकी बात करेंगे तो इंडिया बिकेम लीडर, इंडिया इसका लीडर बन गया जनवरी 23 से, और ये 4 साल तक इसका लीडर रहेगा। अब ये एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन है क्या? तो अगर बात करेंगे कौन इसका चेयरमैन रहेगा, डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह सेक्रेटरी जनरल रहेंगे इसके। अब अगर इसकी बात करेंगे तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 32 मेंबर्स हैं इन एशिया पैसिफिक रीजन। इनका मतलब अगर हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो इनका हेडक्वार्टर जो है वो बैंकॉक थाईलैंड में है। अब इसकी अगर बात करेंगे तो इसका एम क्या रहता है, क्यों ये क्या इंपॉर्टेंस है इसका? एक्सटेंडेड फैसिलिटीज एंड इम्प्रूव पोस्टल रिलेशंस एंड कोऑपरेशन इन पोस्टल सर्विसेज। जो भी पोस्टल सर्विसेज होती है उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको एशियन पैसिफिक रीजन में पूरी तरीके से उनको डेवलप करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। उसका चेयरमैन इंडिया बना है। इंडिया से कौन बना है? डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह सेक्रेटरी जनरल रहेगा। 4 साल तक इसकी हमारे पास लीडरशिप रहेगी, तो ये आपको इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आता है डोमेस्टिकली सिस्टमिक इम्पॉर्टेंट बैंक्स। अब ये डोमेस्टिकली सिस्टमिक इम्पॉर्टेंट बैंक्स क्या है? DSIBs को कहलाते हैं, इनको शॉर्ट फॉर्म में DSIBs कहते हैं, डोमेस्टिकली सिस्टमिक इम्पॉर्टेंट बैंक्स। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या रहती है? देखो रिसेंटली अगर आप देखोगे तो SBI, ICICI और HDFC ये हमारे 3 बैंक्स है विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय RBI एज, जिनको स्टेटस दिया गया है RBI की तरफ से DSIBs। अगर इनकी आप बात करेंगे तो 2015 में ऐसा SBI को कहा गया था, 2016 में ICI को कहा गया था, और अगर 2017 की बात करेंगे तो HDFC को भी ये स्टेटस मिला हुआ है। अब इन DSIBs के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आर रेफर टू एज TBTF बैंक्स, टू बिग टू फॉल बैंक्स कहा जाता है इनको। मतलब ये कंट्री की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं कंट्री के लिए। अगर इनमें कोई डिफिकल्टी आ जाती है, अगर ये क्रैश कर लेते हैं तो कंट्री की GDP पे सीधा सीधा असर पड़ता है। अब इनको कि कौन से बैंक DSIBs कहलाते हैं? बैंक्स हुज एसेट्स क्रॉस 2% ऑफ द GDP। अब जिनके एसेट्स, प्रेजेंट एसेट्स जिन बैंक्स के ग्रेटर दैन 2% ऑफ द कंट्री GDP होंगे, उन बैंक्स को DSIBs कहा जाता है। अब आइडेंटिफिकेशन की अगर बात करेंगे, कौन इनको रिकॉग्नाइज करता है एज DSIBs, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में सेंट्रल बैंक करता है। सारी कंट्रीज में उनके सेंट्रल बैंक्स करते हैं। तो इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन सा है? RBI सेंट्रल बैंक है, तो इनको RBI आइडेंटिफाई करता है, इनको ये स्टेटस RBI की तरफ से मिलता है। अब अगर वर्ल्ड की बात करेंगे तो वर्ल्ड में बेसल कमिटी जो है वो इनको रिकॉग्नाइज करती है। ये आपको पता होना चाहिए DSIBs के बारे में। अब अगर इसी तरीके से बात करेंगे तो 108th
इंडियन साइंस कांग्रेस अभी रिसेंटली कंक्लूड हुई है, 108th इंडियन साइंस कांग्रेस। अब ये इंडियन साइंस कांग्रेस क्या है, इसका 108th क्या है, तो ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। तो अब अगर ये कॉन्फ्रेंस होती है इंडियन साइंस कॉन्फ्रेंस, जिसमें साइंस का प्रदर्शन करके साइंस की डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है और कंट्री के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे इसमें बात होती है। और अब इसी का 108th एडिशन रिसेंटली हुआ। तो अब अगर इसकी बात करेंगे तो इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है, ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन इसको हेल्ड करती है या ऑर्गेनाइज करती है। अब इसके बारे में अगर थीम की बात करेंगे तो इसके बारे में थीम पे क्वेश्चन आ सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट। इसका जो थीम रहा वो रहा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या न्यूज़ में था। जलीकातू, जलीकातू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनता है क्योंकि इस पर बहुत सारी चीज़ें हुई है। तो दिस वाज इन करंट अफेयर्स, इस पे सुप्रीम कोर्ट में भी मतलब ये केस चल रहा है, तो वो चीज़ भी देखते हैं। अब ये जलीकातू क्या है, जलीकातू एक कल्चरल प्रैक्टिस है, ठीक है, ये कल्चरल प्रैक्टिस है। जिस कल्चरल प्रैक्टिस को आगे जाके हम देखते हैं क्या होता है, एक ट्रेडिशनल सपोर्ट है जिसमें क्या होता है कि एक आदमी को एक बुल होता है, बुल जब होता है उसको क्या करते हैं, उसको सीधे सीधे खुला छोड़ दिया जाता है और उसके बाद उसके पीछे बहुत सारे आदमी दौड़ते हैं। और जब वो आदमी उसके पीछे दौड़ते हैं, जो बंदा बुल के जो उसका हम्प होता है उसको पकड़ के सबसे लास्ट तक खड़ा रहे बुल के साथ, उसके बाद बुल थकना चाहिए और बुल को गिराना है। जो मतलब दोनों में से जो एक ही विजेता होता है, या तो बुल विजेता होता है या तो आदमी विजेता होता है। ये एक तमिलनाडु में एक प्रैक्टिस है जिसको वायलेंट सपोर्ट भी कहा जाता है। तो एक मतलब इसमें बहुत सारी इंजरीज आने का खतरा रहता है क्योंकि आदमी और बुल आपस में एक लड़ाई ही करते हैं जीतने के लिए। बुल अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है और आदमी उसको गिराने की कोशिश करता है। एक सपोर्ट इस तरीके से रहता है। 2014 में क्या हुआ, देखो यहाँ पर आप चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपका फंडामेंटल राइट कहता है कि कल्चरल प्रैक्टिसेस को प्रिजर्व किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ थोड़ा ये वायलेंट सपोर्ट होने की वजह से इस पे बैन रखी। इन 2014 क्या हुआ, एनिमल वेलफेयर बोर्ड वर्सेस ए नागराजा के बीच में केस हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट बैनड जलीकातू। अब 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया था जलीकातू, लेकिन प्रॉब्लम उसके बाद खड़ी हुई। जो तमिलनाडु के लोग थे, उन्होंने क्या कहा कि दिस इज अवर कल्चरल प्रैक्टिस और फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 29 जो है यहाँ पर हमने मेंशन किया है, सिंस इट इज अ कल्चरल प्रैक्टिस सो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 29 जो है वो यहाँ पर प्ले में आ जाता है। तो आर्टिकल जब फंडामेंटल राइट्स हम किसी के भी वायलेट नहीं कर सकते हैं इवन दो इट इज़ ए वायलेंट सपोर्ट। तो अब इसमें सुप्रीम कोर्ट में बात चल रही है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अब इस पर फैसला जो आएगा, तो ये न्यूज़ में था तो आपको ये पता होना चाहिए कि जलीकातू इज ए कल्चरल प्रैक्टिस तमिलनाडु में किया जाता है जिसमें आदमी और ये लड़ते हैं। और इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अभी तक जो वैलिडेट है वो बैन है जलीकातू। आगे देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या बोलता है। ये जो केस हुआ था एनिमल वेलफेयर बोर्ड वर्सेस ए नागराजा, अब इसके बारे में बात करते हैं बाद में, लेकिन यहाँ पर एक और करंट अफेयर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट डाल दीजिए क्योंकि इस पे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है कंट्री का, इसके बारे में बात हुई है कि फंड्स मोबिलाइज किस तरीके से किए जाएंगे। रिसेंटली पार्लियामेंट में इस पर बात हुई थी, तो ये करंट अफेयर्स में आपके आ गया। अब इसकी अगर बात करेंगे तो ये पार्ट है नेशनल हाइड्रोजन मिशन का। नेशनल हाइड्रोजन मिशन क्या है कि उसका एक मतलब ये अम्ब्रेला स्कीम है, उसका पार्ट है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। अब इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर हाइड्रोजन मिशन की बात हुई है, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन पर्टिकुलरली ग्रीन हाइड्रोजन पर फोकस होगा। अब वो देखेंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन ये होता क्या है, वो सारी चीज़ें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहती है। अब अगर यहाँ पर सबसे पहले नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है इसके नोडल मिनिस्ट्री की बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रहती है। अब अगर इसके अलावा बात करेंगे
तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है वो क्या फैसिलिटेट करेगा, डिमांड क्रिएशन, प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। सबसे पहले बड़ी टर्म यहाँ पर आ गई हमारी ग्रीन हाइड्रोजन। व्हाट इज दिस ग्रीन हाइड्रोजन, इसी पे क्वेश्चन आधारित हो सकता है अगर एग्जाम में पूछा जाएगा, तो वो डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन को समझने के लिए हमारे पास होना चाहिए कि व्हाट इज हाइड्रोजन। सबसे पहले हाइड्रोजन का पता होना चाहिए। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, हमारे पीरियोडिक टेबल में भी ये है, जिसका सिंबल H है और एटॉमिक नंबर जिसका 1 रहता है। ये एक लाइटेस्ट एलिमेंट है, कलरलेस, ओडरलेस, फॉर्मलेस, शेपलेस, ऐसा कुछ जो भी लेस आगा आपका आगेगा तो वो लिख लेना। तो लाइटेस्ट एलिमेंट है। अब अगर इसकी बात करेंगे तो मोस्ट एबंडेंट केमिकल सबस्टेंस इन यूनिवर्स, सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि मोस्ट एबंडेंट केमिकल सबस्टेंस, मैं केमिकल सबस्टेंस की बात कर रहा हूँ, गैसेस की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने केमिकल सबस्टेंस की जब बात की तो ये मोस्ट एबंडेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब इसकी अगर बात करेंगे तो 75% ऑफ ऑल नॉर्मल मैटर उसमें हाइड्रोजन पाया जाता है। अब ये क्या होता है, कलरलेस, ओडरलेस, नॉन टॉक्सिक, हाईली कंबस्टेबल। अब इसके साथ अगर बात करेंगे तो जीरो इमिशन फ्यूल है ये फ्यूल एज ए फ्यूल, जिस तरीके से हम पेट्रोल यूज करते हैं, जिस तरीके से हम डीजल यूज करते हैं, इसी तरीके से हम जीरो एमिशन फ्यूल यूज कर सकते हैं। किसको, हाइड्रोजन को, क्योंकि ये जब हाइड्रोजन बर्न होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और उधर से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है तो इसको जीरो एमिशन, क्योंकि एमिशन इज रिलेटेड विद द कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्लोबल वार्मिंग गैस और उससे प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये इसको जीरो एमिशन फ्यूल कहा जाता है। अब बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्शन मेथड्स ऑफ हाइड्रोजन, तो हमने हाइड्रोजन कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे ये वाटर है हमारा H2O, मैंने इसकी एक शक्ल बनाई है, H2O वाटर है, तो इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब वाटर को कैसे तोड़ा जाए कि इसमें से हाइड्रोजन अलग निकाला जाए ताकि हाइड्रोजन हमारे फ्यूल एज ए फ्यूल यूज कर सके, तो उस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को के माध्यम से ही हमने इसके डिफरेंट नेम्स दिए हैं। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो ब्राउन हाइड्रोजन की। ब्राउन हाइड्रोजन वो वाला हाइड्रोजन होता है when a coal, जब coal is transformed under high pressure conditions and resulting carbon dioxide is released back into the air, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एयर में वापस जाता है। तो कोल से जब निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वापस एयर में जाएगा तो ये पोल्यूशन क्रिएट करेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में इंक्रीज हो गया, तो उस वाले हाइड्रोजन को हम ब्राउन हाइड्रोजन कहेंगे। इनफैक्ट हमने हाइड्रोजन तो हासिल किया लेकिन हमने पोल्यूशन भी साथ में किया क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। अब इसके अलावा अगर बात करेंगे दूसरे टाइप की, वो आता है ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होता है व्हेन नेचुरल गैस इज ट्रांसफॉर्मड बाय बर्निंग मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। जब हम CH4 को बर्न करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से रिलीज किया जाता है फिर से एयर में, तो उस वाले हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, उस वाले हाइड्रोजन को कहते हैं ग्रे हाइड्रोजन। क्योंकि सिंस यहां पर भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकला तो इसलिए ब्राउन ग्रे, क्योंकि ग्रे काला काला होता है। तो दीज symbolize what does these symbolize? These symbolize pollution। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर ब्लू हाइड्रोजन की बात करते हैं। ब्लू क्या होता है, व्हेन नेचुरल गैस इज ट्रांसफॉर्मड बट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इज कैप्चर्ड एंड हेंस अवॉइडिंग एमिशन। तो ये चीज आप ये भी देख सकते हो कि जब वाटर को तोड़ा जा सकता है या नेचुरल गैस को तोड़ा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर नेचुरल गैस की बात हुई है, तो नेचुरल गैस मीथेन भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर किया जाता है, तो इमिशन अवॉइड किया जाता है, यहाँ पर अवॉइड किया जाता है, इसलिए इसको ब्लू हाइड्रोजन नाम दिया जाता है। लेकिन हमारा मेन टॉपिक था ग्रीन हाइड्रोजन, क्योंकि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हम पढ़ रहे हैं, तो हमें ग्रीन हाइड्रोजन समझना है। ग्रीन हाइड्रोजन मोस्ट एफिशिएंट है, क्यों है, व्हेन हाइड्रोजन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वाटर, जब वाटर से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा हाइड्रोजन। और देखो अगर यहां पर आप देखोगे, यहां पर एक मेथड यूज होता है, उस मेथड को हमें जानना है। उस मेथड का नाम रहता है इलेक्ट्रोलिसिस। इस मेथड का नाम क्या रहता है, इलेक्ट्रोलिसिस से जब हम ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन निकालेंगे वाटर से तो उसको ग्रीन हाइड्रोजन कहा जा सकता है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोलिसिस होती है इसके लिए भी एनर्जी लगेगी, तो दैट वेरी एनर्जी शुड बी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज, दैट इज फ्रॉम विंड, सोलर एनर्जी, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन कहेंगे। देखो अब हमने यहाँ पर 4 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन देखा, ग्रे देखा, ब्राउन देखा, ब्लू देखा, ग्रीन देखा। यहाँ पर ग्रे की अगर बात करेंगे तो नेचुरल
नेचुरल गैस निकलता है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ब्राउन की अगर बात करेंगे कोल से निकलता है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एयर में जाता है। ब्लू की अगर बात करेंगे यहाँ पर भी नेचुरल गैस है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को हम रोक लेते हैं। ग्रीन की अगर बात करेंगे तो वाटर से निकलता है। सिंस अगर वाटर को देखा जाए तो यहाँ पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता ही नहीं है, इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस से तोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जब है ही नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें भी नहीं होता। इट इज द वेरी इफिशिएंट वे टू एक्सट्रैक्ट हाइड्रोजन। तो यहाँ से जब हाइड्रोजन मिल जाएगा तो इंडिया रिसेंटली एम कर रहा है कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से हम आगे बढ़े और ग्लोबली हम एनर्जी एक्सपोर्ट कर सके ताकि हमारा जीडीपी बढ़ जाए। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे एक और करंट अफेयर की, वो आता है उत्कर्ष 2.0। उत्कर्ष की अगर बात करेंगे तो आरबीआई का एक स्कीम आता है मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क। आरबीआई मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क रहता है जिसको नाम दिया गया है उत्कर्ष। अगर आप उत्कर्ष 2.0 की बात करेंगे तो उत्कर्ष 2.1 हमें पहले पता होना चाहिए। उत्कर्ष 2.1 2019 से लेकर 2022 तक चला और उत्कर्ष 2.0 की अगर बात करेंगे 2023 से लेकर 2025 तक रहने वाला है। अब देखो ये उत्कर्ष क्या है। इट इज ए स्ट्रैटेजी गाइडिंग द बैंक्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स रियलाइजेशन ऑफ आइडेंटिफाइड माइलस्टोन्स। अब बैंक्स को क्या दिया जाता है कि बैंक्स को बताया जाता है कि ये माइलस्टोन्स आपको क्रॉस करनी है। मान लो आपको इतने एसेट्स जमा करने हैं, इतना लोन्स देने हैं, इतना प्रॉफिट गेन करना है, तो वो माइलस्टोन्स उनको कवर करने के लिए एक स्ट्रैटेजी दी जाती है। उनको उसको हम मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क भी कह सकते हैं। आरबीआई की तरफ से ये स्ट्रैटेजी दी जाती है। तो ये एक उत्कर्ष स्कीम आप इस तरीके से याद रख सकते हो। उत्कर्ष 2.0 अभी वर्क में है 2023 से लेकर 2025 तक। अब सेमी इनिशिएटिव क्या है। सेमी इनिशिएटिव की अगर बात करेंगे तो कंट्रीज बेस्ड पॉइलट प्रोजेक्ट इन वेस्ट बंगाल। कहां पर है ये? वेस्ट बंगाल में ये प्रोजेक्ट है। अंडर विच फार्मर्स आर प्लांटिंग मैंग्रोव्स। हमने इसके अलावा भी बात की थी मैंग्रोव्स के बारे में कल के करंट अफेयर्स में, जिसमें हमने देखा था कि मैंग्रोव्स फॉरेस्ट इंक्रीज किया जाता है किधर? इंडोनेशिया और यूएई का मतलब एक ज्वाइंट वेंचर प्रोग्राम चल रहा है। तो इंडोनेशिया में रिसर्च सेंटर क्रिएट किया जाएगा मैंग्रोव फॉरेस्ट्स को इंक्रीज करने के लिए। अब यहाँ पर भी सेमी एक इनिशिएटिव है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट्स को इंक्रीज किया है। अंडर विच फार्मर्स आर प्लांटिंग मैंग्रोव ट्रीज अराउंड श्रिम्प पॉन्ड्स। ठीक है, श्रिम्प पॉन्ड्स यानी कि सुंदरबंस में मैंग्रोव फॉरेस्ट्स को इंक्रीज किया जाएगा। मैंग्रोव रेस्टोरेशन इन सुंदरबंस, ये भी आपको पता होना चाहिए कि सुंदरबंस आर द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मूविंग फर्दर एक आती है बिंड स्कीम। अब क्या होती है बिंड स्कीम? क्या है कि ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम है ये। अब ये बिंड स्कीम क्या है, किसकी तरफ एम करती है, वो हमें पता होना चाहिए। तो देखो, इट एम्स टू ब्रिंग मॉडर्नाइजेशन टू प्रसार भारती, दैट इज ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन। दूरदर्शन में जो हमारा सेटअप यूज हो रहा है अभी पुराना है, उनमें मॉडर्नाइजेशन लाने के लिए क्या स्कीम लाई गई? बिंड स्कीम लाई गई। उससे क्या होगा कि ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली इन द रूरल एरियाज वो डेवलप किया जाए, वो एनहेंस किया जाए मॉडर्न वेज से। तो इसके लिए एक स्कीम आई है सरकार की तरफ से, वो बिंड स्कीम है। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम रहने वाली है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इसमें मिनिस्ट्री रहने वाली है। इसके अलावा एक और करंट अफेयर यहाँ पर है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। साइलेंट वैली नेशनल पार्क की अगर बात करेंगे तो ये नेशनल पार्क कहाँ पर है? दीज आर द एक्चुअली साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज एक्चुअली द रेन फॉरेस्ट ऑफ केरला। ये आपको पता होना चाहिए। साउथ वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ नीलगिरिस के पास में है। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर एक फेमस रिवर होता है, जो कि मैं किसी भी नेशनल पार्क की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर मैं रिवर बोलता हूँ। जैसे कि हमने रणथंभौर नेशनल पार्क की बात की तो साउथ में उसका चंबल रिवर आता है, तो नॉर्थ में सोन रिवर आता है। तो ये चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे तो फेमस रिवर यहाँ पर है कुंथी पूजा रिवर जो है वो फेमसली यहाँ पर है, इज ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द पार्क। और पेरिनल रिवर है ये, पेरिनल रिवर और सीजनल रिवर्स आपको पता होंगे। तो एक पेरिनल रिवर है कुंथी पूजा, जो कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो केरला में लोकेटेड है। अब ये फेमस पार्क किसके लिए फेमस है? क्रिम्सन बेक्ड सनबर्ड, येलो ब्राउन बुलबुल, ब्लैक बुलबुल, इंडियन वाइट आई, इंडियन स्विफ्टलेट, ये कुछ बर्ड्स हैं जिनके लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द करंट अफेयर्स टिल सिक्स्थ ऑफ जैन तक हमारा 6 जैन तक हमारा करंट अफेयर्स खत्म हो गया है। अब 7, 8, 9, 10 जो है वो हम करेंगे, एक लंबा वीडियो कल मैं डाल दूंगा जिसमें ये सारे कवर होंगे। और 11th से जो हमारे करंट अफेयर्स रहेंगे वो डेली के रहेंगे, क्योंकि ये बैकलॉग
फिर बढ़ता जाएगा, हमारे करंट अफेयर्स रह जाएंगे। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और सबके साथ शेयर करिएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप की लिंक मिलेगी। अगर आपको टेस्ट सीरीज जो VLW के लिए हम पढ़ रहे हैं वो ज्वाइन करनी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप की लिंक से ज्वाइन हो जाइए हमारे बैच के साथ और फ्री में टेस्ट देते रहिए, स्टडी मटेरियल हासिल करते रहे। वहीं पर इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।